हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकिता आज आपके सामने यूजीसी नेट पेपर 1 का एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, इसका क्या पर्पज़ है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कौन से मेथड्स हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं। ये सारे क्वेश्चन, इन सभी टॉपिक्स में से ये आपके जो सब टॉपिक्स हैं, इनसे यूजीसी नेट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिसर्च। इससे पहले हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 में आईसीटी, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड पर लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आप इन लेक्चर्स को हमारे चैनल से मल्टीपल टाइम वॉच कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। आई होप ये सारे लेक्चर्स जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे, क्योंकि जो मेन कोर है हमारा वो थ्योरी प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आपकी जून 2025 यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिसर्च एप्टीट्यूड। हमारा पहला टॉपिक रिसर्च। देखिए, शोध, रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, शोध। शोध की परिभाषा क्या है? शोध एक व्यवस्थित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समस्या के समाधान हेतु नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। शोध क्या है? एक व्यवस्थित, तार्किक, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, इसके माध्यम से किसी समस्या के समाधान हेतु नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। शोध का मतलब है कि हम इसमें रिसर्च करते हैं, कुछ नया नॉलेज गेन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। शोध, इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं, री प्लस सर्च, तो क्या हो गया? पुनः खोज। रिसर्च का मतलब है पुनः खोज करना। रिसर्च का अर्थ क्या हो गया? पुनः खोज करना। आगे देखिए, शोध के उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ज्ञान का विस्तार करना। इसमें क्या कोशिश की जा रही है कि हमारा ज्ञान का विस्तार हो। किसी समस्या को हल करना, सिद्धांतों को विकसित या परखना, नई तकनीक या प्रक्रिया विकसित करना, ये शोध के प्रमुख उद्देश्य हैं। शोध के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान का विस्तार करना, किसी समस्या को हल करना, सिद्धांतों को विकसित या परखना, नई तकनीक या प्रक्रिया विकसित करना। जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो जरूरी ये नहीं है कि वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए, ये भी है कि उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। आप जब कभी भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं। अगर आपको 2-3 पॉइंट्स भी रिसर्च क्या है, उसका पर्पस क्या है याद रह जाता है, तो इन दैट केस आप इंटरव्यू के सामने अपनी बात रख पाते हैं। एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स ईजिली रख सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्वेश्चंस हमें इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं। शोध की विशेषताएं देखिए क्या है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी है, पद, सिस्टमेटिक अप्रोच है इसका, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस राइट हो गया है, तर्क संगतता, लॉजिकल रीजनिंग, फिर है रेप्लिकेबल, पुनरुत्पादन योग्य है और इसमें नैतिकता भी होनी चाहिए, एथिकल कंडक्ट भी है। तो ये क्या है? ये शोध की विशेषताएं हो गई हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप 2 वर्ड्स पढ़ते होंगे। सब्जेक्टिव में क्या है? सबका पॉइंट अलग अलग हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? आप जिप थ्योरी बनाएंगे, मोस्टली सिमिलर पॉइंट्स ही हमारे सामने आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें देखिए इसके क्या प्रकार हैं, शोध के क्या उनका उद्देश्य है और क्या कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है आपका मौलिक शोध। मौलिक शोध, इसमें देखिए क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि और इसका सिद्धांत विकास उद्देश्य है। अनुप्रयोग शोध, जिसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। देखिए, शोध के प्रकार की अगर हम बात करें तो शोध के प्रकारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ शोध के प्रकार ही पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। किसी विशेष समस्या का समाधान करना, शिक्षा में नई विधि, ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट है वर्णनात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है कि घटनाओं का वर्णन किया जाता है। अब जैसे एक जनगणना, सेंसस की बात कर रही हैं। विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिकल रिसर्च, पहले से उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करना, पहले से उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करना। आप इसमें देखिए रिपोर्ट स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक शोध,
कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना, नियंत्रण समूहों पर अध्ययन करना। ठीक है, तो प्रकार क्या है इसमें? मौलिक शोध, बेसिक रिसर्च हो गया आपका, अनुप्रयुक्त शोध, अप्लाइड रिसर्च है, वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिकल रिसर्च एंड प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये शोध के कुछ प्रकार हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, शोध की प्रक्रिया क्या है? वे स्टेप्स जिन्हें हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग रिसर्च। अब देखिए इसमें शोध की प्रक्रिया स्टेप्स, पहला है आपका समस्या की पहचान, आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। सेकेंड, साहित्य समीक्षा यानी कि लिटरेचर इवैल्यूएशन। फिर देखिए लिटरेचर रिव्यू, हम इसको बोले ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, परिकल्पना निर्माण, हाइपोथेसिस बनाते हैं यहाँ पे हम। अनुसंधान डिज़ाइन, जो रिसर्च का डिज़ाइन है वो देखते हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिटिक्स और कंक्लूजन, फिर हम अपनी रिपोर्ट देते हैं। कुछ 8 स्टेप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक जानकारी दूँ कि कभी कभी शोध की प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स आप अलग अलग जगहों पे देखते हैं तो वो ऊपर नीचे करके दिए होते हैं। फिलहाल ये 8 स्टेप्स हैं, आप इनको देखिए, इनका एक सीक्वेंस भी याद रखिएगा। पीएचडी के पेपर में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, यूजीसी नेट से जुड़े हुए एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्या है आपका? समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई। फिर सेकेंड आ गया आपका साहित्य समीक्षा, सेकेंड क्या आ गया आपका? साहित्य समीक्षा। नेक्स्ट आएगा आपका अनुसंधान डिज़ाइन, अनुसंधान डिज़ाइन। फिर आता है आपका डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन। समस्या की पहचान, साहित्य समीक्षा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन। ये शोध की प्रक्रिया के मेथड्स हमने यहाँ पे पढ़े, स्टेप्स पढ़े हैं कि कैसे कैसे शोध किया जा रहा है। अब देखिए इसके स्टेप्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है? एक अस्थायी कथन या अनुमान जो परीक्षण योग्य होता है। मतलब हम रिसर्च बनाने से पहले एक हाइपोथेसिस लेते हैं, कल्पना करते हैं कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है। सो सिंपल शब्दों में कहें तो ये हाइपोथेसिस है। ठीक है, होलिस्टिक में से हमने क्वेश्चन निकाला और उस क्वेश्चन को हमें समझाना है ड्यूरिंग दिस एंटायर रिसर्च, तो ये क्या कह रहा है? हाइपोथेसिस कहलाता है। फिर देखिए आपको इसके 2 प्रकार हैं, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, और वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखिए इन सबको डीपर स्टडी हम कराएंगे आपको आगे चल करके। अभी हम जून के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पूरा लेक्चर लेकर आए हैं, तो शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाएँ, कुछ ऐसी स्टडी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, परिकल्पना हो गया आपका। नेक्स्ट, डेटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी डेटा जो एकदम फ्रेश डेटा होता है, जो फ्रेश डेटा कलेक्ट किया जाता है जिसे हमने स्वयं संग्रहित किया हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सर्वेक्षण। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक डेटा, ये हम अन्य सोर्सेज से ले रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन वगैरह हो गई। तो वो जो सेकेंडरी डेटा होगा, पहले वो डेटा आया होगा, फिर वो किसी अदर फॉर्म में हमारे सामने आया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अब देखिए डेटा संग्रहण की कुछ विधियां रहती हैं, इसमें हम प्रश्नावली शामिल करते हैं, साक्षात्कार भी देखते हैं, प्रेक्षण और प्रयोग, ये कुछ मेथड्स हैं बाय विच हम डेटा संग्रहण को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए शोध, हमने अभी पढ़ा था रिसर्च एथिक्स, ऊपर पढ़ा था। अब देखिए शोध की नैतिकता क्या है, शोध की नैतिकता क्या है, रिसर्च एथिक्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो आगे चल के पीएचडी करने वाले हैं, तो इसको स्टडी करिए अच्छे से, और क्वेश्चंस किस तरह के आपके पेपर में आने वाले हैं इसको ध्यान में रखते हुए स्टडी करिएगा। यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी हम आगे आपको करवाएंगे। तो ये पहला है आपका प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना, ये रिसर्च एथिक्स है। परिणामों को सत्य रूप में प्रस्तुत करना, और प्लेजरिज्म, ये भी देखिएगा इसमें क्या मेंशन किया जाता है। अब देखिए शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स क्या है। शोध नैतिकता उन नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का समूह है जिनका पालन शोध करते समय करना आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य है कि शोध निष्पक्ष हो, सत्यनिष्ठ हो
और मानवीय गरिमा का सम्मान करने वाला हो। शोध कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, मानवीय गरिमा का सम्मान करने वाला होना चाहिए। यह है शोध नैतिकता। शोध नैतिकता के कुछ या रिसर्च एथिक्स के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। देखिए इसमें क्या, ऑनेस्टी रहनी चाहिए, आपकी ईमानदारी, डेटा, विधियों और परिणामों और निष्कर्षों में कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी भी तथ्य को छिपाया या तोड़ा मरोड़ा ना जाए। आप कोशिश करें जितना ओरिजिनल आपका रिसर्च हो उतना ओरिजिनल उसको रखना चाहिए। प्रतिभागियों की सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। यदि आप मानवीय प्रतिभागियों पर शोध कर रहे हैं तो पहले उनकी स्पष्ट अनुमति लें, उन्हें बताएं कि शोध में क्या शामिल है और वे मना कर सकते हैं। जैसे हम किसी एरिया में जाकर रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन रिसर्च कहलाएगी, वो ह्यूमन के ऊपर रिसर्च की जा रही है, उनके कल्चर को लेकर बात की जा रही है, तो उनसे आप परमिशन लें और उन्हें ये भी बताएं कि आप शोध में क्या क्या शामिल करने वाले हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को मना कर रहे हैं तो आपको उनकी बात का रिस्पेक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। अब यहाँ पे गोपनीयता में क्या आता है? प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखें, उनका नाम, पहचान या डेटा सार्वजनिक ना करें। फोर्थ है आपका हानि से बचाव, अवॉइड हार्म। कोई भी प्रक्रिया प्रतिभागी को मानसिक, शारीरिक या सामाजिक रूप से हानि नहीं पहुंचाए। कोई भी प्रक्रिया प्रतिभागी को मानसिक, शारीरिक या सामाजिक रूप से हानि नहीं पहुंचाए। शोध नैतिकता के प्रमुख सिद्धांतों में नेक्स्ट है अवॉइड प्लेजरिज्म। इसमें देखिए क्या आएगा आपका, प्लेजरिज्म से बचाव, किसी और के विचार, डेटा या शब्दों को बिना श्रेय दिए प्रयोग ना करें। शोध का सही उल्लेख कर, जो सोर्स है जहाँ से आपने कोई पैरा लिया हो, कोई लाइन ले रखी है, उस व्यक्ति विशेष या उस पुस्तक का मेंशन जरूर करें जहाँ से भी वो आपने डेटा उठाया है। इसलिए कहा गया कि अवॉइड प्लेजरिज्म, नहीं तो ये प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात करी जा रही है। शोधकर्ता को अपने कार्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डेटा संग्रह, विश्लेषण, रिपोर्टिंग आदि के हर स्तर पर। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे होनी चाहिए? प्रयोगों की प्रक्रिया, टूल्स और विश्लेषण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें ताकि उसे दोहराया जा सके। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारे रिसर्च एथिक्स की बात की, इनकी क्या थियरी है ये हमने जाना है यहाँ पे। तो इसमें पहला आपका ईमानदारी है, प्रतिभागियों की सहमति आ रहा है। तीसरा है गोपनीयता, हानि से बचाव। नेक्स्ट देखिए प्लेजरिज्म से बचाव यानी साहित्यिक चोरी से कैसे बचा जाए, जवाबदेही, पारदर्शिता। आगे देखते हैं शोध नैतिकता का महत्व क्या है। रिसर्च एथिक्स जो है उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। शोध की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, उसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी सुनिश्चित करना। प्रतिभागियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करता है। ये नवीन ज्ञान को ईमानदारी से बढ़ाता है, धोखाधड़ी, झूठे निष्कर्ष और एकेडमिक अपराधों से बचाता है। नेक्स्ट देखिए, शोध में अनैतिक व्यवहार के क्या उदाहरण हो सकते हैं या कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अनैतिक कार्य और क्या होता है उसमें, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम। प्लेजरिज्म, इसे हम हिंदी में साहित्यिक चोरी कहते हैं। बिना क्रेडिट दिए दूसरों के विचारों का उपयोग करना, बिना क्रेडिट दिए हुए आप अगर दूसरों के विचारों का उपयोग करते हैं तो इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है। फर्जी डेटा, काल्पनिक या मनगढ़ंत आंकड़ों को प्रस्तुत करना, मतलब आपने रिसर्च नहीं करी और अपने अनुसार अपने हिसाब से ही आपने कोई डेटा प्रस्तुत किया है। फिर है डेटा हाइड करना, डेटा छिपाना, सिर्फ पसंदीदा या अनुकूल डेटा देना, ये भी गलत है। सहमति के बिना प्रयोग, प्रतिभागियों को बिना बताए शोध करना, मतलब जिनके ऊपर भी रिसर्च हो रही है आपने बताया ही नहीं और आप शोध कर रहे हैं और जो टीम है उसको नहीं बताया, तो प्रतिभागियों को जो इसमें भाग ले रहे हैं उनको बताए बिना शोध करना, ये भी अनैतिक है। झूठी रिपोर्टिंग, निष्कर्षों को गलत रूप में पेश करना, ये भी अनैतिक है। नेक्स्ट देखिए और क्या आता है इसमें। यूजीसी के दिशा निर्देश, यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं भारत में शोध नैतिकता से संबंधित। यूजीसी की क्या गाइडलाइंस हैं हम यहाँ पे देखते हैं। 2019 में एक रेगुलेशन जारी किया गया था बाय यूजीसी। किसने किया था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी ने किया था। कब किया था? 2019 में किया था। यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशन
2019। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों को शोध नैतिकता के पालन के लिए प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स का प्रयोग करना होता है। अब ये टूल्स कौन से हैं? ये देखिए TURNITIN, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। टर्नटिन एंड अर्कुन, URKUND, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। अर्कुन का उपयोग करना होता है। नैतिक प्रतिबद्धता, ये टूल्स किस लिए दिए गए? ताकि हम साहित्यिक चोरी को रोक सकें। नैतिक प्रतिबद्धता, इथिकल कंप्लायंस में क्या शामिल होगा? विश्वविद्यालयों को साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, जिसमें आपका आ जाता है टर्नटिन एंड अर्कुन, इनका प्रयोग करना अनिवार्य है जब आपको चेक करना है, या जो भी इन्विजिलेटर होगा, जो भी उस रिसर्च का हेड होगा, उसको देखना होगा। ये प्रत्येक शोध पत्र थीसिस प्रस्तावना में डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनलिटी देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए, यूजीसी के अनुसार साहित्यिक चोरी के स्तर क्या हैं? लेबल्स देखते हैं हम यहाँ पे। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएचडी के एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है। देखिए, इसमें कुछ लेवल्स दिए गए हैं और उनका परसेंटेज दिया गया है, फिर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या होता है। देखिए, लेवल 0, लेवल 0 में अगर आप 10% तक की कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं तो कोई दंड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी दंड नहीं दिया गया। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रिसर्चर अगर लेवल 0 के अंतर्गत केवल 10% तक चीज़ कॉपी कर रहा है तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। लेवल 1 में क्या जाता है, 10 to 40% तक आपने कुछ भी कॉपी किया है, 10 to 40% तक, तो इसको मामूली साहित्यिक चोरी कहा जाता है। लेवल 2 40% to 60%, तो ये मध्यम स्तर की साहित्यिक चोरी है। लेवल 3 60% या 60% एबव है तो ये गंभीर साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। अभी दिखने में लग रहा है नॉर्मल सा स्टेटमेंट, अभी आप देखिएगा कि इसका विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहा है और जो शिक्षक रिसर्च करवा रहा है, उन दोनों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने देखा लेवल 0 10% कोई दंड नहीं, लेवल 1 10% to 40% तो मामूली साहित्यिक चोरी है, लेवल 2 40 to 60% मध्यम स्तर की चोरी है, लेवल 3 थर्ड 60% तो ये गंभीर साहित्यिक चोरी मानी जाती है। लेबल्स आप स्टडी करिए, इनको लेबल्स को रीड करिए मल्टीपल टाइम्स, कितना परसेंट है और क्या उसका कॉन्सिक्वेंस निकलता है वो आप यहाँ पे देखिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, शोधार्थी जो रिसर्च कर रहा है, स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर कोई साहित्यिक चोरी कर रहा है लेवल 1 के अंतर्गत, लेवल 1 में कितना दिया था हमने 10 to 40, कितना था इसमें लेवल 1 में 10 to 40। मान लो आप कोई डेटा 10 to 40% तक चोरी कर रहे हैं, चोरी शब्द इस्तेमाल होता है इसमें, 10 to 40% तक कोई डेटा आप ले रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कार्य को संशोधित करने का अवसर मिलेगा। जो भी रिसर्च स्कॉलर है उसको एक मौका दिया जाएगा कि वो अपना काम संशोधित करे, उसने जो भी रिसर्च की है उसको संशोधित करे। रिवाइज एंड रीसबमिट, रिवाइज एंड रीसबमिट। लेवल 1 में 10 to 40% तक जो आप साहित्यिक चोरी कर रहे हैं उसको, उसमें क्या होगा, कार्य को संशोधित करने का अवसर मिल रहा है। लेवल 2 40 to 60%, कितना आ रहा है इसमें 40 to 60%, तो यानी कि जो 40 से 60% तक डेटा कॉपी कर रहे हैं, साहित्य की चोरी कर रहे हैं, उस रिसर्च स्कॉलर को क्या दंड दिया जाएगा। देखिए उसको क्या दंड दिया गया है। लेवल 2 के अंतर्गत 1 साल तक रजिस्ट्रेशन या डिग्री जो है उसकी वो कैंसिल की जा सकती है। 1 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन और डिग्री स्थगित की जा सकती है, कैंसिल किया जा सकता है। 40 to 60%, लेवल 2 में कितना आ रहा है 40 to 60%। रिसर्च स्कॉलर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि 1 साल तक रजिस्ट्रेशन या फिर डिग्री कैंसिल की जा सकती है। लेवल 3 क्या कहता है 60% या 60% से ज़्यादा अगर आप साहित्यिक चोरी करते हैं तो एक गंभीर साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है और इसमें कहा जाएगा डिग्री रद्द हो सकती है, आपकी डिग्री ही कैंसिल की जा सकती है और रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा।
ठीक है, ये किसके ऊपर असर पड़ रहा है, ये रिसर्च स्कॉलर के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। लेवल 1 में आपको एक बार रिवाइज और सबमिट करने का मौका दिया जाएगा, रिवाइज एंड रीसबमिट। लेवल 2 में 1 साल तक रजिस्ट्रेशन और डिग्री आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। लेवल 3 के अंतर्गत डिग्री रद्द हो जाती है और रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है। तो अगर हम देखें, काफ़ी हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए हैं, तो आपको जब भी ये करें तो ध्यान रखें, जहाँ से भी आप डेटा कॉपी कर रहे हैं एटलीस्ट उस सोर्स को इस बिल्कुल क्लियर वे में मेंशन करें कि आपने डेटा वहाँ किस सोर्स से लिया है। अब देखिए, शिक्षक या फैकल्टी के लिए क्या सजा रहेगी, जो भी रिसर्च करवा रहा है उस फैकल्टी मेंबर को इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। फैकल्टी की बात कर रहे हैं ये। लेवल 1 में अगर हम हैं तो क्या होगा, लेवल 1 के अंतर्गत जो भी फैकल्टी होगी उसको माफ़ी मांगनी होगी, वार्षिक वृद्धि रोकी जा सकती है। क्या होगा लेवल 1 के अंतर्गत, लेवल 1 के अंदर माफ़ी मांगनी होगी प्लस वार्षिक वृद्धि रोकी जा सकती है, यानी कि उसका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। लेवल 2 में क्या होगा, जो भी फैकल्टी है 1 वर्ष के लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 1 ईयर्स, 1 वर्ष के लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। लेवल 3 के अंतर्गत क्या होता है, 2 वर्ष तक प्रमोशन, 2 ईयर्स के लिए आपका प्रमोशन रोक दिया जाए। गाइड करने का अधिकार जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और सेवा समाप्ति तक निलंबन संभव हो सकता है कि जब तक आप अपनी सेवाएं शिक्षक के तौर पे दे रहे हैं तब तक आप रिसर्च नहीं करवा सकते हैं। लेवल 1 में माफ़ी मांगनी होती है, वार्षिक वृद्धि रोक दी जाती है। लेवल 2 में 1 वर्ष के लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। लेवल 3 में 2 वर्ष तक प्रमोशन रोक देते हैं, गाइड करने का राइट भी रोक दिया जाता है। ये जो भी टॉपिक अभी हमने आपको पढ़ाया है, ये पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम इससे क्वेश्चंस किए गए हैं। कोशिश करिए कि आप इसको अच्छे से रीड करके जाएं और जो भी क्वेश्चंस बने उनको आप इजीली यहाँ पे टैकल कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए, 10% महत्वपूर्ण टिप्स। 10% के नीचे समानता सुरक्षित मानी जाती है। मान लीजिए आपने कॉपी किया है लेवल 0 के अंतर्गत, 10% से नीचे है तो आप सिक्योर हैं। उदाहरण और संदर्भ सही देना जरूरी है। जो भी साइटेशन है, जो भी रेफरेंसेस हैं, उनको एकदम क्लियरली मेंशन करें। प्लेजियरिज्म या फिर साहित्यिक चोरी में केवल टेक्स्ट का ही नहीं, ऐसा नहीं आपने केवल रिटन वाला लिया है, बल्कि इसमें पिक्चर, ग्राफ, आइडियाज, कोड करना, ये सब भी इसके अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हम क्वेश्चंस शुरू करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चंस जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से यूजीसी नेट जीआरएफ के फर्स्ट पेपर में आते हैं। लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। अभी हमने स्टेप्स बताए थे आपको। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ए रिपोर्ट लेखन, बी परिकल्पना निर्माण, सी डेटा विश्लेषण, डी समस्या की पहचान। इसका सही उत्तर है डी समस्या की पहचान। तो शोध प्रक्रिया का हमारा पहला चरण क्या है, डी समस्या की पहचान। स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से रीड करें। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ दिया जाता है कि क्या पहले करना होता है, क्या बाद में करना होता है। ये पेपर में आपको 2 मार्क्स इंश्योर करेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है। ए ऐतिहासिक शोध होता है, सांख्यिकीय शोध, प्रायोगिक शोध, व्याख्यात्मक शोध। तो इसमें सही उत्तर है बी। बी जो है वो शोध का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है, शोध का प्रकार नहीं है। कौन कौन से इसमें दिए गए, ऐतिहासिक शोध भी है, प्रायोगिक शोध भी है और फिर आपका व्याख्यात्मक शोध आता है, यह भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखिए, सैद्धांतिक रूप से परिभाषित अवधारणाएं किस में आती हैं। सैद्धांतिक रूप से परिभाषित अवधारणाएं किस में आती हैं। ए प्रेक्षण, बी संक्रियात्मक परिभाषा, सी परिकल्पना, डी वैधता। इसका सही उत्तर है सी परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या होती है यह भी हमने आपको मेंशन किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई शोधकर्ता पूर्व में हुए शोधों की समीक्षा कर रहा है तो वह किस प्रकार का शोध कर रहा है। कोई शोध करता है
पहले से शोध हो चुके हैं, तो वह किस प्रकार का शोध कर रहा है? मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, ए मौलिक शोध, बी अनुप्रयुक्त शोध, सी पुस्तकालय शोध, डी प्रायोगिक शोध। कोई शोध करता है, पहले से शोध हो चुका है, तो इसको हम पुस्तकालय शोध के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे पुस्तकालय टर्म सही नहीं है, इसे मैं अभी क्लियर करके आपको बताती हूँ कि क्या सही होगा। नेक्स्ट, शोध की नैतिकता किससे संबंधित है? नमूनों की संख्या से। शोध की नैतिकता किससे संबंधित है? ए नमूनों की संख्या से, मतलब जो डिजाइन जो सैंपल्स आ रहे हैं उनकी संख्या से। बी शोधकर्ता की वेतन से। सी शोध प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यता से। डी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से। इसका सही उत्तर है सी शोध की नैतिकता रिसर्च ऑफ एथिक्स। शोध की नैतिकता एथिक्स ऑफ रिसर्च, मैंने उल्टा बोल दिया अभी। सी शोध प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यता से। आंसर क्या सही है इसका? सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेटा संग्रहण किस चरण में आता है? ए समस्या चयन, बी परिकल्पना परीक्षण, सी अनुसंधान डिजाइन, डी निष्कर्ष। जो डेटा कलेक्शन आएगा वो किस चरण में आता है? तो हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो आता है सी अनुसंधान डिजाइन में। अनुसंधान डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना क्या होती है? हाइपोथेसिस क्या है? ए एक अंतिम निष्कर्ष, बी एक अनुमान या अस्थायी कथन, सी आंकड़ों का विश्लेषण, डी शोध की समीक्षा। तो इसका सही उत्तर है एक अनुमान या अस्थायी कथन। हमने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ एक कल्पना किया जाता है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे आप नॉर्मल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, हाइपोथेसिस क्या है? एक अनुमान या अस्थायी कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैधता, वैलिडिटी का क्या अर्थ है? ए माप की सटीकता, बी माप की दोहराविता यानी कि माप को दोहराया जाना, सी माप की गति, डी माप का माध्यम। इसका सही उत्तर है ए माप की सटीकता। इसका सही उत्तर क्या है? ए माप की सटीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता क्या है? प्रायोगिक जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसकी विशेषता क्या है? ए तटस्थ विश्लेषण, बी नियंत्रण और परिवर्तन, सी पुस्तकालय कार्य, डी केवल सिद्धांत। इसका सही उत्तर है नियंत्रण और परिवर्तन। प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता क्या है? नियंत्रण और परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपलिंग का उद्देश्य क्या है? सैंपलिंग क्यों की जाती है? ए सभी डेटा को एकत्र करना, बी कम समय और लागत में प्रतिनिधि जानकारी प्राप्त करना, सी केवल गणितीय मापन, डी रिपोर्ट लिखना। तो इसका सही उत्तर है बी कम समय और लागत में प्रतिनिधि जानकारी प्राप्त करना। ये क्या है? सैंपलिंग है। कम समय और लागत में प्रतिनिधि जानकारी प्राप्त करना, ये क्या है? सैंपलिंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रकरण या केस अध्ययन पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए प्रशंसनात्मक, बी विशिष्टता परक, सी या विवरणात्मक है, डी या आगमनात्मक है, यह यांत्रिक है। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी। इसका सही उत्तर में क्या आएगा? ए भी सही है, प्रशंसनात्मक है, विशिष्टता परक है ये, और सी विवरणात्मक है। ए बी सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दो मेथड्स आप पढ़ते होंगे ना, आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड एंड निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड। तो आगमनात्मक मेथड जो होता है इसके अंतर्गत हम जर्नल टू स्पेसिफिक थ्योरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है उसमें हम स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, आप एक बार इसको ध्यान में रखकर जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, परिकल्पना का क्या अर्थ है? एक अंतिम निष्कर्ष, एक अनुमान या अस्थायी कथन, आंकड़ों का विश्लेषण, शोध की समीक्षा। ये रिपीट हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है एक अनुमान या अस्थायी कथन परिकल्पना का अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, प्लेजियरिज्म का सही अर्थ क्या है? साहित्यिक चोरी का सही अर्थ क्या है? ए किसी विषय पर शोध करना,
बी किसी के विचारों को अपनी भाषा में लिखना, सी बिना श्रेय दिए दूसरों के कार्य को प्रस्तुत करना, डी साहित्यिक समीक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है बिना श्रेय दिए दूसरों के कार्य को प्रस्तुत करना। ये किसके अंतर्गत आता है? प्लेजियरिज्म के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? साहित्यिक चोरी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखिए, यूजीसी के अनुसार किस स्तर तक का सिमिलैरिटी इंडेक्स स्वीकार्य है? अभी हमने बात की थी, तो वो कितना स्तर था? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। इसका सही उत्तर है बी 10% तक सिमिलैरिटी इंडेक्स एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी शोधार्थी का प्लेजियरिज्म लेवल 2 40 to 60% है तो उस पर क्या सजा हो सकती है? अभी हम रिसर्च स्कॉलर की बात कर रहे हैं, शोधार्थी के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? ए डिग्री तुरंत दे दी जाएगी, बी कार्य संशोधित करने का मौका मिलेगा, सी 1 वर्ष तक पंजीकरण निलंबित हो सकता है, डी कोई दंड नहीं। तो इसका सही उत्तर है लेवल 2 के अंतर्गत कितना आ रहा है? 40 to 60% आ रहा है। क्या असर पड़ेगा रिसर्च स्कॉलर के ऊपर? 1 वर्ष तक, ऑप्शन सी सही है, 1 वर्ष तक पंजीकरण निलंबित हो सकता है। 1 वर्ष तक पंजीकरण निलंबित हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए है, सॉरी इसका सही उत्तर है सी, 1 वर्ष तक पंजीकरण निलंबित हो सकता है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है कार्य संशोधित करने का मौका मिलेगा, तो कार्य संशोधन का मौका किस में मिलता है? 10 to 40% में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्लेजियरिज्म साहित्यिक चोरी प्लेजियरिज्म जांचने के लिए किया जाता है? ए फोटोशॉप, बी MS वर्ड, सी टर्निटिन, डी एक्सेल। तो इसका सही उत्तर है सी टर्निटिन। और एक आपने भी पढ़ा था इसके साथ आर्नकुंड, उसका भी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा दोनों का कैसा है। नेक्स्ट देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी शिक्षक का प्लेजियरिज्म 60% है या 60% से ज़्यादा है तो क्या होगा? ए पुरस्कृत किया जाएगा, अब हम यहाँ पे फैकल्टी मेंबर की बात कर रहे हैं, पुरस्कृत किया जाएगा, बी 2 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित हो सकता है, सी सेवा से निष्कासित किया जाएगा, डी नई PhD गाइडेंस प्राप्त करेगा। अगर 60% तक है तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष से वंचित हो सकता है, 2 वर्ष तक वंचित हो सकता है। और इसका काफ़ी गंभीर रिजल्ट उनके लिए बताया गया था, 2 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित हो सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है उनको कभी भी किसी भी स्टूडेंट को रिसर्च कराने का मौका ना दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, प्लेजियरिज्म से बचने के लिए क्या करना आवश्यक है? ए दूसरों का कार्य कॉपी करना, बी स्रोतों को उचित रूप से उद्धृत करना, सी गूगल से सीधे कॉपी करना, डी मौलिकता की परवाह ना करना। तो सही है सोर्सेज की उचित रूप से उद्धृत करना कि कौन सा मटेरियल, कौन सा डेटा आपने कहाँ से लिया है, उस सोर्स को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजियरिज्म से संबंधित यूजीसी रेगुलेशन कब लागू किया गया था? अभी हमने आपको बताया था कब लागू किया गया था। ए 2017, बी 2019, सी 2020, डी 2022। तो इसका सही आंसर है बी 2019। प्लेजियरिज्म से संबंधित यूजीसी रेगुलेशन 2019 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति प्लेजियरिज्म की श्रेणी में आती है? साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आती है। कौन सी स्थिति साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आती है? ए शोधार्थी द्वारा स्वयं का कार्य दोहराना, बी किसी पुस्तक से शब्दांशा बिना उद्धरण के लिखना, सी शोध में मौलिक डेटा संग्रह करना, डी निष्कर्ष लिखना। तो इसमें बी इज द राइट आंसर, किसी पुस्तक से शब्दशः बिना उद्धरण के लिखना। आपने सोर्स भी नहीं बताया और वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है, तो ये प्लेजियरिज्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, प्लेजियरिज्म से संबंधित नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों इससे संबंधित पॉलिसी लागू की गई है? ए पास करना आसान बनाना, बी शिक्षकों की निगरानी करना, सी एकेडमिक ईमानदारी को बनाए रखना, डी छात्रों को दंड देना। तो सी एकेडमिक ईमानदारी को बनाए रखना।
यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे संबंधित या इसके सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको आप रीड करें, स्टडी करें, अच्छे से तैयार करें। जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक है, साथ ही साथ दिसंबर 2025 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेशर्स इसे बिल्कुल न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयार करें, और जो पहले से पेपर दे रहे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, उन्हें इसका आइडिया है और उसको और अच्छे से अपने माइंड में फीड करें। नेक्स्ट देखिए, प्लेजरिज्म की अधिकतम गंभीरता किस स्तर पर है? लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लेवल डी। लेवल डी मतलब मोर देन 60%, 60% या 60% से ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केस स्टडी विधि की विशेषताएं हैं? ए, यह सराहनीय है, बी, विशेषतावादी है, सी, वर्णनात्मक है, डी, या आगमनात्मक है, ई, यांत्रिक है। केस स्टडी के बारे में तो इसका सही उत्तर है बी, सी, डी। इनमें तीनों ऑप्शन सही हैं। कौन से? बी, सी, डी। क्या सही है? बी, सी, डी। मतलब यह विशेषतावादी है, ठीक है। इसका यह वर्णनात्मक भी है और यह आगमनात्मक है, जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ चलती है, ये इंडक्टिव है। विवरण देखिए इसका थोड़ा सा। केस स्टडी विधि विशेषतावादी, वर्णनात्मक और आगमनात्मक होती है। यह एक विशिष्ट केस या स्थिति पर केंद्रित होती है और इसका विस्तृत विवरण प्रदान करती है। तो कैसी होती है? विशेषतावादी, वर्णनात्मक और आगमनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? शोध प्रश्नों का एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। जो शोध प्रश्न होते हैं, जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। सेकंड, शोध प्रश्न या तो बहुत व्यापक या बहुत संकीर्ण होने चाहिए, तो ये गलत है। फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही है। शोध प्रश्न को एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं है कि शोध प्रश्न बहुत व्यापक हो या बहुत संकीर्ण हो। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे, एनालिसिस। शोध प्रश्नों को एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए ताकि शोध की दिशा स्पष्ट रहे। क्यों ऐसा होना चाहिए? ताकि शोध की दिशा स्पष्ट रहे, हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं। बहुत व्यापक या बहुत संकीर्ण प्रश्न शोध को जटिल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शोध बहुत छोटे बच्चों या स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकने वाले व्यक्तियों पर किया जा रहा है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ए, प्रयोग विधि, बी, सर्वेक्षण विधि, सी, प्रेक्षण विधि, डी, केस हिस्ट्री। तो इसमें हम प्रेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे अगर बहुत ही छोटे बच्चों पर किया जा रहा है। ऐसे मामलों की प्रेक्षण विधि उपयुक्त होती है। कारण इसका क्योंकि शोधकर्ता के प्रतिभागियों के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करने की अनुमति होती है। हम बच्चों की बिहेवियर को प्रत्यक्ष रूप से स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोध के चरण। अभी हम यहाँ पे स्टेजेस देखेंगे कि स्टेजेस और क्या क्या स्टेजेस में स्टेप्स हैं वो देखेंगे। शोध के स्टेजेस क्या है, उससे रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आता है, फिर क्या आता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोध के चरणों का सही क्रम क्या है? ए, विषय का चयन, साहित्य समीक्षा, डेटा संग्रह, निष्कर्षों की व्याख्या। बी, साहित्य समीक्षा, विषय का चयन, डेटा संग्रह, निष्कर्षों की व्याख्या। सी, विषय का चयन, डेटा संग्रहण, साहित्य समीक्षा, निष्कर्षों की व्याख्या। डी, विषय का चयन, साहित्य समीक्षा, निष्कर्षों की व्याख्या और डेटा संग्रहण। इसका सही उत्तर है ए मतलब विषय का चयन, साहित्य समीक्षा, डेटा संग्रहण, निष्कर्षों की व्याख्या। इसका सही उत्तर क्या है? ए है। इसमें पहले हम विषय का चयन करेंगे, फिर साहित्य समीक्षा, फिर डेटा संग्रहण और फिर निष्कर्षों की व्याख्या करते हैं। उत्तर ए सही है। विवरण, शोध प्रक्रिया में पहले विषय का चयन किया जाता है, फिर संबंधित साहित्य की समीक्षा, उसके बाद डेटा का संग्रहण और अंत में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिरिकल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? एम्पिरिकल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पे, ए, सैद्धांतिक अवधारणाओं का विकास, बी, प्रयोगों के माध्यम से डेटा संग्रहण, सी, अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, डी, ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करना। इसका सही उत्तर है सी, अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। सही उत्तर क्या है? सी है। शोध एम्पिरिकल में क्या किया जाता है? अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है जो सत्यापन योग्य होती हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए, मौलिक सिद्धांतों का विकास करना, बी, किसी समस्या को तत्काल समाधान करना, सी, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना, डी, सांख्यिकी मॉडल का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर है बी, किसी समस्या का तत्काल समाधान करना एक्शन रिसर्च में आता है, किसी समस्या का तत्काल समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में शोधकर्ता स्वतंत्र चर को नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ए, प्रायोगिक शोध, बी, पूर्व घटनात्मक शोध जो पहले हो चुकी है घटना, सी, वर्णनात्मक शोध, डी, केस स्टडी। तो इसका सही उत्तर है पूर्व घटनात्मक शोध। देखिए, पूर्व घटनात्मक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर को नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि घटनाएं पहले ही घट चुकी होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकंस्ट्रक्शन विधि का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है। ए, भौतिक विज्ञान, बी, अनुप्रयुक्त विज्ञान, सी, साहित्यिक विज्ञान, डी, साहित्य। तो इसका सही उत्तर है डी, लिटरेचर में डिकंस्ट्रक्शन मेथड का यूज सबसे ज्यादा होता है। डी, साहित्य। डिकंस्ट्रक्शन एक साहित्यिक विश्लेषण की विधि है जिसका उपयोग साहित्यिक ग्रंथों की गहन व्याख्या में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसर्च मैथडोलॉजी शब्द का सही अर्थ क्या है। रिसर्च मैथडोलॉजी शब्द का सही अर्थ, ए, डेटा संग्रहण और विश्लेषण की विधियां, बी, शोध रिपोर्ट लिखने के नियम, सी, अध्ययन और विश्लेषण की विशिष्ट विधियां, डी, डेटा संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या के सैद्धांतिक प्रतिमान। तो इसका सही उत्तर है रिसर्च मैथडोलॉजी, डी, डेटा संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या के सैद्धांतिक प्रतिमान। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च। आप दो तरीके की रिसर्च पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुणात्मक शोध का उद्देश्य क्या है। क्वालिटेटिव गुणात्मक या गुण जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड है। गुणात्मक शोध का उद्देश्य क्या है। ए, संख्यात्मक डेटा प्राप्त करना, बी, मानवीय अनुभवों की गहराई से समझ, सी, प्रयोग करना, डी, आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण। तो गुणात्मक शोध के अंतर्गत इसका सही उत्तर है बी, मानवीय अनुभवों की गहराई से समझ। क्या सही उत्तर है, मानवीय अनुभवों की गहराई से समझ। मानवीय अनुभवों की गहराई से समझ गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मात्रात्मक शोध से संबंधित नहीं है। अब हम क्वांटिटेटिव मेथड पे आ गए। कौन सी विधि मात्रात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ए, सर्वेक्षण, बी, प्रयोग, सी, सांख्यिकी विश्लेषण, डी, प्रतिभागी प्रेक्षण। तो इसका सही उत्तर है डी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है मात्रात्मक शोध से संबंधित नहीं है। सांख्यिकी, प्रयोग, सर्वेक्षण ये सभी विधियां जो है मात्रात्मक शोध से संबंधित हैं, लेकिन प्रतिभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मात्रात्मक शोध से संबंधित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध की एक सामान्य विशेषता क्या है। क्वालिटेटिव शोध की सामान्य विशेषता, ए, डेटा संख्यात्मक होता है, बी, निष्कर्ष सांख्यिकी पर आधारित होते हैं, सी, निष्कर्ष वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं, डी, मानकीकरण आवश्यक होता है। इसका सही उत्तर है सी, निष्कर्ष कैसे हैं, वर्णनात्मक हैं और व्याख्यात्मक होते हैं। किसमें, गुणात्मक शोध यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। निष्कर्ष कैसे होते हैं, वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी गुणात्मक शोध में प्रयुक्त होती है। कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं। ए, साक्षात्कार, बी, प्रश्नावली, सी, गणना, डी, परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है गुणात्मक शोध के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है। कौन सा सही है, साक्षात्कार, गुणात्मक शोध यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोध में प्रयुक्त प्रमुख उपकरण क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रयुक्त प्रमुख उपकरण क्या होते हैं। ए, साक्षात्कार और केस स्टडी, बी, परीक्षण और सांस्कृतिक अध्ययन, सी, परीक्षण और प्रश्नावली, डी, फील्ड नोट्स और वार्तालाप। इसका सही उत्तर है सी, परीक्षण और प्रश्नावली। मात्रात्मक शोध में परीक्षण और प्रश्नावली जो है प्रयोग किए जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि कोई शोधकर्ता सांख्यिकी विधियों द्वारा किसी परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है तो वह किस प्रकार का शोध है? ए गुणात्मक शोध, बी अन्वेषणात्मक शोध, सी मात्रात्मक शोध, डी विवेचनात्मक शोध। इसका सही उत्तर है सी मात्रात्मक शोध। अगर कोई सांख्यिकीय विधि यानी कि स्टैटिक्स का यूज कर रहा है तो इसका सही उत्तर है सी मात्रात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक शोध का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? ए सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करना, बी आंकड़ों का विश्लेषण करना, सी सांस्कृतिक व्यवहार को समझना, डी किसी समूह का अनुभव जानना। इसका सही उत्तर है बी आंकड़ों का विश्लेषण करना गुणात्मक शोध का उद्देश्य नहीं है। ये किस में आ जाएगा? ये मात्रात्मक शोध के अंतर्गत आ जाता है। तो यूजीसी नेट रिसर्च पेपर 1 से जुड़े ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको यहाँ पे अभी टैकल करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही लेक्चर्स, ऐसी सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हमारा इंटेंशन जून 2025 के क्वेश्चंस करवाना है ताकि पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। इसके बाद जो दिसंबर में होने वाले पेपर हैं उसके लिए हम विधिवत लेक्चर तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डीप वे में एनालिसिस उसका आपके सामने आएगा और आपको लेक्चर पसंद भी आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रात्मक शोध के उदाहरण हैं। ए केस स्टडी, बी ऐतिहासिक विश्लेषण, सी सर्वेक्षण और प्रयोग, डी साक्षात्कार। इसका सही उत्तर है सी सर्वेक्षण और प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक शोध डेटा किस प्रकार का होता है? ए संख्यात्मक और मापन योग्य, बी लघु और संक्षिप्त, बी सी विवरणात्मक और कथात्मक, सी डी कोड और स्कोर आधारित। इसका सही उत्तर है सी विवरणात्मक और कथात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मिश्रित विधियों को संदर्भित करता है? ए केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, अनुप्रयुक्त शोध। मिश्रित विधियों में आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही आ जाएगा। ये रहे आपके क्वेश्चंस और इससे जुड़े रिसर्च से जुड़ी हुई कुछ विधियाँ, रिसर्च मेथड क्या है और इसके अंतर्गत हमने क्या क्या स्टडी किया है। ये जो कुछ भी आपको पूरे लेक्चर में पढ़ाया गया है, जितने भी सब टॉपिक्स स्टडी कराए गए हैं वो सभी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पीएचडी का पेपर दें, यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दें, पॉलिटिकल साइंस या असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए पेपर्स देते हैं तो उन सभी जगहों पर ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिसर्च से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ देते हैं। जो भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड थियोरी हम आपको पढ़ा चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इम्पॉर्टेंट साबित होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, हमारे प्रयास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ें और उनकी मदद हो पाए। हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस मिल रही है वो भी हिंदी ऑडियंस है तो हम हिंदी माध्यम में ही क्वेश्चंस करा रहे हैं। आगे कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपके सामने थ्योरी और क्वेश्चंस लेकर आ पाएँ। अभी जून 2025 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अपने मन को एकदम रिलैक्स रखें और फोकस्ड स्टडी पे ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।